Very good afternoon, guys. This is lecture number 2 of design of tension member. In last lecture, we have deal about the basic concept of design of tension member. What is tension member and what's different shape that is used as a tension member. अभी हम लेक्चर नंबर 2 में बात करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर के कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया के। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बेसिक्स के बारे में देखा था और डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर को किस तरीके से हम करते हैं इसके बारे में अभी देखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वैसा मेंबर जिसका यूज़ जो टेंशन को लेने के लिए किया जाता है उसे हम टेंशन मेंबर्स कहते हैं। और टेंशन मेंबर के अंदर टेंशन मेंबर को हम लोग टाई मेंबर भी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने टावर्स में, ब्रिजेस में या फिर जो बिल्डिंग्स होता है रूफ ट्रसेस वगैरह, वहाँ पे टेंशन मेंबर का यूटिलाइज़ किया जाता है ना। तो मैं इमेज से भी आपको बताऊँगा बाद में, फिलहाल अभी मैं एक बार डील कर लेता हूँ उसके बाद में। आई होप कि आप सभी ने देखा होगा, दो मेंबर कनेक्ट होता है तो बहुत सारे वहाँ पे टेंशन मेंबर्स भी होते हैं। तो अभी एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले कुछ कोडल प्रोविजंस है, इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि पहला जो कोडल प्रोविज़न यहाँ पे है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन एक्सियल टेंशन, है ना। एक्सियल टेंशन में हम परमिसिबल स्ट्रेस कितना लेते हैं, आई होप कि ये पहले से भी आपको पता होगा जब हम वेल्ड पढ़ा रहे थे, बट यहाँ और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, द डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन ऑन द इफेक्टिव नेट सेक्शनल एरिया शुड नॉट एक्सीड सिग्मा एटी इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ एफ वाई, जहाँ पे एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जनरली जो हम ग्रेड यूज़ करते हैं प्लेट का, मतलब जो भी स्टील प्लेट का यूज़ करते हैं हम लोग एज ए टेंशन मेंबर या एज ए कॉम्प्रेशन मेंबर जो भी यूज़ करते हैं, उसका ग्रेड जो होता है Fe410 होता है। कितना होता है? Fe410। ये मैंने आपको पहले बताया था जब मैं वेल्डिंग पढ़ा रहा था। ठीक है, तो Fe410 ग्रेड प्लेट के लिए यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू यानी Fy की वैल्यू जो होती है 250 मेगापास्कल्स होती है। ये भी मैंने वेल्ड्स के समय में बताया था आप लोग को, यानी कि Fy की वैल्यू कितनी हो गई, 250 मेगापास्कल। अब जो ये कंडीशंस बता रहा है ये कोड कि आपका जो परमिसिबल स्ट्रेसेस जो एक्सियल टेंशन में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0.6 टाइम्स ऑफ Fy से कम नहीं होना चाहिए। ओके, सो 0.6 टाइम्स ऑफ Fy, और Fy की वैल्यू कहाँ से लेंगे, Fe410 ग्रेड प्लेट के कितना होता है 250, इसको पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 150 मेगापास्कल्स। तो यही कह रहा है कि जब भी आप ले रहे हैं कोई प्लेट्स को तो उसका डायरेक्ट स्ट्रेस जो होना चाहिए एक्सियल टेंशन में 150 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि 0.6 टाइम्स ऑफ Fy से कम नहीं होना चाहिए। ओके, पहले तो ये चीज़ आपको समझनी थी। ओके, अब मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोग को बताया था कि जो टाई मेंबर हमारा होता है या सेक्शनल जो भी हमारा सेक्शन यूज़ करते हैं एज ए टेंशन मेंबर, उसमें बहुत सारे मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कि बताया था रॉड यूज़ किया जाता है, या इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन का यूज़ किया जाता है, मैंने ये भी बताया था। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि एंगल सेक्शन का यूज़ भी किया जाता है एज ए टेंशन मेंबर। अगर सिंगल एंगल सेक्शन की बात करें तो इस तरीके से, या फिर वही अगर हम इसके पीछे एक अगर एंगल रख दें तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल सेक्शन बैक टू बैक। इस तरीके से भी एंगल सेक्शन का यूज़ किया जाता है। या इसके अलावा और हम बात करें तो चैनल सेक्शन का यूज़ किया जाता है एज ए टेंशन मेंबर इस तरीके से। या इसके अलावा और हम बात करें तो इसके जस्ट पीछे एक और मेंबर को हम अगर रख दें चैनल्स को इस तरीके से, तो ये भी एज ए टेंशन मेंबर काम करता है। यानी कहने का मतलब है इसको हम लोग कहते हैं एंगल सेक्शन, सिंगल एंगल सेक्शन, दोनों को मिला दिए तो एंगल सेक्शन बैक टू बैक। ठीक है, इसको सिंगल में कहेंगे हम लोग चैनल सेक्शन, अब इस दोनों को हम मिला देंगे तो इसको कहेंगे हम लोग चैनल सेक्शन बैक टू बैक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेंशन मेंबर का यूटिलाइज करते हैं, मतलब ये सारे सेक्शंस होते हैं जिनका टेंशन मेंबर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अब इसका हम नेट एरिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं टेंशन मेंबर का तो नेट एरिया को कंसिडर करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं? नेट एरिया को, है ना। तो हमारे पास जो चैनल सेक्शन होता है या जो एंगल सेक्शन कनेक्टेड होता है उसका नेट एरिया और या चैनल सेक्शन जो है उसका नेट एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं स्टूडेंट्स आप लोग को बता दूँ, अगर आपने इस लेक्चर को मिस किया तो आपका डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर
अब आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए कि कैसे नेट एरिया निकालते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। ओके, पहले तो बेसिक्स को आप लोग जरूर देखिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट को, कि टेंशन मेंबर होता क्या है, टेंशन मेंबर आखिर हम कहाँ यूज़ करते हैं, और टेंशन मेंबर में किस किस टाइप के सेक्शंस का यूटिलाइज किया जा रहा है। क्योंकि जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चैनल सेक्शन का, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंगल सेक्शन का, तो आपके माइंड में ये पता चलना चाहिए कि एंगल सेक्शन का, चैनल सेक्शन का यूज़ एज ए टेंशन मेंबर किया जा रहा है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। ओके, अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अब हम बताने जा रहे हैं नेट सेक्शनल एरिया किस तरीके से निकालते हैं। नेट सेक्शनल एरिया का कैलकुलेशन किस तरीके से कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हम केस देखने जा रहे हैं फॉर सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सिंगल एंगल जो है उसके सिर्फ एक लेग कनेक्टेड है, सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। समझ गए आप लोग? ऐसा एंगल सेक्शन जिसका सिर्फ एक लेग कनेक्टेड है। पहले तो ये समझिए कि आप लोग एंगल सेक्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, इसमें दो लेग होता है। कौन सा लेग होता है? एक लॉन्गर लेग और एक शॉर्टर लेग। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये लॉन्गर लेग कहलाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है लॉन्गर लेग कहलाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है ये शॉर्टर होता है, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टर लेग। ठीक है, अब देखिए यही जो बोला जा रहा है कि सिर्फ इसका एक लेग कनेक्टेड है, मतलब इसका कोई एक लेग जो है गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। अब यही जो लेग है इसका, मान लीजिए यही एक लेग जो है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जा करके ऐसे क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला लेग क्या है, अनकनेक्टेड है। समझ रहे हैं ना, बात को समझना है पहले क्या बोला जा रहा है। सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग, मतलब ये जो सिंगल एंगल सेक्शन है इसका एक लेग क्या है, यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, इस केसेस में हम लोग किस तरीके से नेट एरिया का कैलकुलेशन करते हैं ये जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी जो टेंशन मेंबर होता है इसी तरीके से कनेक्ट होता है, टावर्स में हो या ब्रिजेस में हो या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, वहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो पहले इसका नेट एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे नेट एरिया कैसे निकालते हैं। नेट एरिया इजकल टू एनेट बराबर होता है, एनेट इजकल टू होता है A1 प्लस A2 इंटू के। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब A1 क्या है, जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है कनेक्टेड लेग का, किसका, यहाँ लेग है, लेट नहीं है, ये लेग है। ओके, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। ओके, A2 जो है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अनकनेक्टेड लेग। ओके, अब जो K का वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। क्या कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर। और ये एज पर IS कोड 800-2000 ये कितना लेते हैं, 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एकदम ध्यान से रखिएगा, K बराबर 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। ये रिडक्शन फैक्टर है जब हम सिंगल एंगल कनेक्टेड कर रहे हैं जिसके एक लेग को कनेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए रिडक्शन फैक्टर है। ओके, उसके लिए ये क्या है, रिडक्शन फैक्टर है। तो A1 प्लस A2 इंटू के, अब K की वैल्यू रिडक्शन फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम A2 से और A1 को जोड़ देंगे तो हमारा A नेट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। वो ये किस तरीके से होता है इसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन है, यही हमारा एनालिसिस का पार्ट है, यही हमारा है। ये देखिए ये जो कोई प्लेट है यहाँ पे जाकर के ये हमारा सिंगल एंगल कनेक्टेड हुआ है। ठीक है, अब ये सिंगल एंगल है, इसका लॉन्गर लेग जो है ये L है, शॉर्टर लेग क्या है, B है। ठीक है, अब जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है जाहिर सी बात है हमारा एंगल सेक्शन है और एंगल सेक्शन में कुछ थिकनेस होता है, ये T है, स्मॉल t, यहाँ भी स्मॉल t है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जाहिर सी बात है, अब हम किसी भी एंगल्स को कनेक्ट कर रहे हैं गसेट प्लेट के साथ में, तो वहाँ पे रिवेटिंग करना पड़ेगा या फिर बोल्टिंग करना पड़ेगा। इट्स ऑब्वियस। ओके, ऑब्वियसली की है, कोई भी चीज़ को कनेक्ट करना है तो हमें रिवेटिंग या बोल्टिंग या वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो आपको रिवेटिंग पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे रिवेटिंग किया गया है। क्या किया गया है, रिवेटिंग किया गया है। यहाँ पे ये वाला पार्ट में क्या किया गया है, रिवेटिंग किया गया है। अब यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारा एरिया होगा किस तरीके से निकलेगा। इसके लिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि A1 प्लस K इंटू A2। ठीक है, और जहाँ पे K जो है रिडक्शन फैक्टर है जिसकी वैल्यू 3A1 डिवाइडेड बाई में 3A1 प्लस A2 एज पर क्या है, IS कोड ये आता है। तो A1 की वैल्यू अब कितनी होगी और A2 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो जानना पड़ेगा ना हम लोगों को कि A1 जो हम ले रहे हैं ये कितना होगा और A2 की वैल्यू कितनी होगी। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए A1 जो है एरिया ऑफ क्या है, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। क्या है, एरिया ऑफ नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। और A2 जो है ये आपका एरिया है अनकनेक्टेड लेग का।
ठीक है, क्योंकि ये अनकनेक्टेड है तो उसका ग्रॉस होगा और जो कनेक्टेड है उसका नेट होगा। नेट मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी प्लेट में कुछ हम रिवेटिंग कर रहे हैं या बोल्टिंग कर रहे हैं तो उस वाले पार्ट को घटा देते हैं तब हमारा नेट निकलता है। क्योंकि जो ये अनकनेक्टेड लेग है यहाँ पे कोई रिवेटिंग नहीं किया गया है, यहाँ पे कोई रिवेटिंग है अनकनेक्टेड लेग में कुछ नहीं किया गया है तो इसका ग्रॉस एरिया है, ठीक है। बट फिर भी इसमें हम रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले समझिए कि A1 किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। A1 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली रेक्टेंगल समझिए। सिंपली क्या होता है रेक्टेंगल, बिड्थ इनटू क्या होता है थिकनेस। अगर बिड्थ हमको पता है उसका थिकनेस पता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है ये क्या है, समझने वाली बात देखिए यहाँ पे जो L है आपका L हो गया, यहाँ पे जो लेंथ है आपका तो लेंथ हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें से हम ये वाला जो हमारा होल है ये वाला तो घटाएंगे ना हम इसमें से, क्योंकि हमको नेट एरिया चाहिए। तो नेट एरिया के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना हमारा लेंथ है उसमें से हमारा जो डायमीटर है उसको घटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी डायमीटर रहेगा उतना भी घटाएंगे। मान लो कि अगर यहाँ पे और भी एक रहता है यहाँ पे बोल्ट तो एक बार और डी घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है इसलिए यहाँ पे L माइनस स्मॉल डी, ठीक है। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है इस एनालिसिस पार्ट का। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे जो थिकनेस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। T/2 जो है आधा, मतलब ये जो थिकनेस है इसका थिकनेस का आधा जो है ऊपर वाले पार्ट में डिडक्ट करेंगे और इसका थिकनेस का आधा जो है ये A2 वाले पार्ट में डिडक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा जो एरिया है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, थिकनेस का ये थिकनेस है, इस थिकनेस का आधा ऊपर वाले में और थिकनेस का आधा नीचे वाले में घटा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा दोनों एरिया बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए T/2 यहाँ से घटा दिया गया है तो इसका एरिया निकल गया A1 का। जब हम A2 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, A2 का, तो A2 जो है अनकनेक्टेड लेग है और अनकनेक्टेड लेग का हमारा देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल B है ना, टोटल B है। और B में से क्या करेंगे हम यहाँ से, चूंकि पूरा नहीं घटाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आधा हम ऊपर ले चुके हैं तो आधा बचा हुआ है तो आधा इसमें से घटा देंगे T/2 और इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। A2 = T × B - T/2, ओके। जस्ट आपको ट्रायंगल मान करके इसको करना है, क्योंकि यहाँ पे दो कनेक्टेड पार्ट है इसलिए थोड़ा सा एरिया निकालने में दिक्कत होता है। लेकिन आपको यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट को समझना है कि चूंकि यहाँ पे थिकनेस जो है दोनों में है इसलिए आधा थिकनेस ऊपर वाले लेग में से घटा देंगे और आधा थिकनेस नीचे वाले लेग में से घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई डायमीटर नहीं तो डायमीटर घटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायमीटर था इसलिए डायमीटर को यहाँ पे घटाया गया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको टोटल लेंथ में से जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें से D घटा देना है और आधा थिकनेस जो है ऊपर के लिए घटा देना है और जो रिमेनिंग आधा थिकनेस बचेगा वो टोटल B में से क्या करेंगे, हम आधा थिकनेस को घटा देंगे तो इसका लेंथ निकल जाएगा ये वाले पार्ट का और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा A2 का एरिया निकल जाएगा। ये सिंपली है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बिड्थ इनटू डेप्थ होता है। क्योंकि यहाँ बिड्थ का कंसिडरेशन अलग अलग है तो इसलिए हम लोग लिए हैं ये, ठीक है। अब रिडक्शन फैक्टर की जो वैल्यू है ये मैंने आपको बताया, रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू लेते हैं एज पर आई कोड के बराबर 3 × A1 / 3A1 + A2। अब पूछेंगे ये कहाँ से आया है स्टूडेंट्स, ये IS कोड 800 2007 से आया है, ओके। तो अब A1 की वैल्यू आपको पता चल गई और A2 की वैल्यू आपको पता चल गई और K की वैल्यू भी आपको पता चल गई। तो आपका टोटल एरिया जो हो जाएगा A1 + K × A2, ठीक है। ये हमारा नेट एरिया हो जाएगा पूरे सेक्शन का। और भी क्लियर कब होगा, जब हम क्वेश्चन को करेंगे। फिलहाल अभी आपको सिर्फ जितना मैंने बताया है उतना आपको समझना है, ठीक है। आई होप कि आपने समझा होगा अभी तक। तो पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, पहला जो एनालिसिस का पार्ट था उसे हम लोगों ने देखा, ठीक है। थोड़ा सा ये लग रहा होगा ना स्टूडेंट्स, स्टील स्ट्रक्चर है, थोड़ा समझना पड़ता है और बहुत ही ये सब चीज़ क्या है ना, एनालिसिस का पार्ट है तो आपको समझना पड़ेगा और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, इसलिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, अब किस तरीके से हो सकता है। एक तो वो तरीका था कि हम अपने मेंबर को वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और क्या है, कोई भी टेंशन मेंबर बनाने के लिए एक और तरीका ये हो सकता है कि जो हमारा गसेट प्लेट है, ये गसेट प्लेट है, ये वाला गसेट प्लेट है, ओके। इस गसेट प्लेट में हम एंगल को क्या करें, बैक टू बैक कनेक्ट करें, सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट है ना। ये हमारा गसेट प्लेट है, इसके एक ही साइड में दो एंगल को कनेक्ट कर दें, दो एंगल को क्या करें, कनेक्ट कर दें, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। ये भी हो सकता है एक तरीका जिस तरीके से हम टेंशन मेंबर को डिजाइन कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है जब हम क्या करें कि जो हमारा गसेट प्लेट है, ये जो दिख रहा है ना स्टूडेंट्स आपको, ये गसेट प्लेट है, ओके। इस गसेट प्लेट के एक साइड में T सेक्शन का यूटिलाइज कर लें हम लोग,
है ना। मैंने पहले बताया था आपको कि टेंशन मेंबर के रूप में टी सेक्शन का भी यूटिलाइज किया जाता है, एंगल सेक्शन बैक टू बैक का भी यूटिलाइज किया जाता है, चैनल सेक्शन का भी यूटिलाइज किया जाता है, चैनल सेक्शन बैक टू बैक का भी यूटिलाइज किया जाता है। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने मॉस में आपको पढ़ाया था कि टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए आप लोग, टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए आप लोग, चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए आप लोग, चैनल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए आप लोग। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप वहाँ पे थ्योरेटिकली देखते थे, बट वही चीज़ यहाँ पे एज अ सेक्शन यूटिलाइज किया जा रहा है, टी सेक्शन का, एल सेक्शन का, चैनल सेक्शन का। जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आपको लगता था कि ये थ्योरेटिकल चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। जो भी आप पढ़ते हो सिविल के अंदर में वो सारा चीज़ कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन है। बट यहाँ पे टेंशन मत लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हम लोग स्टील टेबल से निकाल करके वैल्यू को लेते हैं, बट थोड़ा बहुत कहीं पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा टच में रहना उसका, है ना। बट आपको क्या है कि मॉस का जानकारी होना चाहिए। मॉस का जानकारी नहीं होगा तो आपको ना ही मॉस समझ में आएगा, ना ही टॉस, ना ही फिर आगे जो भी डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स का पेपर है, ठीक है। तो ध्यान से, अब इस केस में भी हमको वही करना है, इस केस में भी हमको नेट एरिया का कैलकुलेशन ही करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपली उसी तरीके से। वहाँ पे सिर्फ क्या था, एक पार्ट कनेक्टेड था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, दोनों पार्ट कनेक्टेड है। सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेम चीज़ क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। वही चीज़ है ना जी। मतलब यहाँ पे क्या है, इससे पहले एक ये वाला कनेक्टेड था, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एडिशनल एक ये वाला कनेक्टेड हो गया है, दोनों, है ना। तो सिर्फ 2 से थिकनेस को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, है ना। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, अभी आपको सिर्फ समझते चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या होगा कि जो k का वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, IS कोड से ये मैं बता रहा हूँ आपको। n इट इज A1 प्लस A2 इंटू के। तो पहले आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे कनेक्शन हुआ है। पहले तो देखो एक एंगल सेक्शन ऊपर में है, एक एंगल सेक्शन नीचे में है, ये बैक टू बैक कनेक्ट किया गया है। अब चूंकि ऊपर वाले एंगल सेक्शन का थिकनेस t है और नीचे वाले का भी t है, तो दोनों मिलकर के tt हो जाएगा, ठीक है। t और प्लस t 2t हो जाएगा। एक डायमीटर से ऊपर कनेक्ट किया गया है रिविट से, एक नीचे में कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ से नीचे का लेंथ L है, जिस तरीके से पहले था, इस तरीके से यहाँ के नीचे का भी लेंथ L है। जब आप प्रीवियस पार्ट्स एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वही चीज़ है, बट यहाँ पे एक ऊपर में और एक नीचे में दो चीज़ को, दो चैनल सेक्शन को, दो एंगल सेक्शन को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। आई होप कि आपने समझा होगा, मुझे लगता है कि आप वो चीज़ ऑलरेडी समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है, बट करना रिडक्शन फैक्टर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें। अब ए नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं, A1 प्लस A2 इंटू के। उस तरीके से A1 जो है नेट सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, ठीक है। A2 जो है एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग्स, जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और K की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2। याद रखिएगा 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2। इस केसेस में जब हमारा जो एंगल सेक्शन है गसेट प्लेट के एक ही साइड में बैक टू बैक क्या है, कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में फिगर में दिखाया था। अब देखिए स्टूडेंट, वही चीज़ है यहाँ पे, मैंने बताया आपको सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल सेक्शन का यूटिलाइज किया गया है, ठीक है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही है। सो यहाँ पे डबल एंगल्स के लिए A1 इक्वल टू, देखो पहले क्या फॉर्मूला था, TL माइनस D माइनस T/2 था, यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। वही चीज़ है, पहले भी था, पहले वाले एनालिसिस में कैसे किया था हम लोग, जहाँ पे सिंगल था B माइनस T/2 और इसको T से मल्टीप्लाई कर दिए थे। चूँकि यहाँ पे डबल एंगल है इसलिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों को, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट याद रहे यहाँ पे K की वैल्यू 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2 लेंगे एज पर IS कोड 800-2007, ओके। आई होप कि आपने ये भी समझ गया होगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टी सेक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो टी सेक्शन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टी सेक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको मैं आपको एक बार बता दूँ। विड्थ ऑफ जो फ्लेंज है, ये टोटल विड्थ ऑफ फ्लेंज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टी सेक्शन है, तो इसका टी वाला पार्ट इधर है और ये वाला पार्ट इधर है, ठीक है ना। वेव वाला पार्ट ये वेव है ना, ऐसे होता था ना इस तरीके से टी सेक्शन, तो उसको जस्ट ऐसे उल्टा करके लगाया गया है। तो ये वाला वेव कहलाता था, आप लोग को पहले मैंने बताया था, ठीक है। और ये वाला क्या कहलाता था, फ्लेंज कहलाता था, F फ्लेंज, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बाबू, अगर अभी ये सब पता नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। तो ये थिकनेस ऑफ वेव है TW, ठीक है, और ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, ठीक है। ये B है और ये विड्थ ऑफ फ्लेंज है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, B है, और यहाँ से यहाँ तक विड्थ ऑफ फ्लेंज है। चूंकि बड़ा पार्ट को फ्लेंज कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से था बट इसको ऐसे कनेक्ट करके इधर से उल्टा की ओर लगाया गया है, इसलिए ये वाला विड्थ ऑफ फ्लेंज हो गया, ठीक है। तो इस केसेस में कैसे करते हैं, इस केसेस में कैसे करेंगे, कनेक्टेड लेग का एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल
विड्थ ऑफ फ्लेंज बी सबस्क्रिप्ट एफ और माइनस ये वाला डी घटा देंगे और यहाँ से भी डी घटा देंगे, है ना, माइनस बी सबस्क्रिप्ट एफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी। बी सबस्क्रिप्ट एफ में क्या हो गया, ये मतलब हो गया विड्थ ऑफ फ्लेंज और माइनस ये वाला एक डाया और एक ये वाला डाया, ठीक है। चूंकि एक साथ में ये कॉन्सोलिडेटेड है, इसको अलग नहीं कर सकते, चूंकि दोनों ये जो टी सेक्शन एक ही साथ में है, इसलिए टोटल विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी कर देंगे और उसको क्या कर देंगे हम लोग, थिकनेस ऑफ प्लेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट एज ए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं हम लोग, विड्थ इनटू डेप्थ, तो विड्थ यहाँ से यहाँ तक हमको निकल गई, चूंकि हमको नेट चाहिए इसलिए हम लोगों ने ये वाला पार्ट को घटा दिया, ये वाला पार्ट को घटा दिया और थिकनेस ऑफ फ्लेंज से यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये हमारा निकल गया कनेक्टेड लेग का एरिया। जब हम अनकनेक्टेड लेग का एरिया कैलकुलेट करेंगे A2 की वैल्यू को, तो A2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने की क्या करेंगे, हमारा टोटल B है ना, तो B है और B में से हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, ये वाला ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इधर वाला पार्ट, तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमको सिर्फ यहाँ वाला पार्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल B यहाँ से यहाँ तक है तो B में से क्या कर देंगे, थिकनेस ऑफ फ्लेंज को घटा देंगे, यानी कि B माइनस TF ये आपका लेंथ हो गया। और फिर इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये वाला इसका क्या है, थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वेब से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका A2 का एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आ गया ना, ये एक पार्ट ये वाला इधर से इधर हो गया और एक पार्ट इधर से इधर हो गया, ठीक है। यही दोनों चीज़ इसमें किया गया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, A1 इसका टू क्या हो गया, विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी। कैसे मैंने बताया, ऐसे था ना टी सेक्शन, इस तरीके से टी सेक्शन था आपका, इस तरीके से था ना ऐसे, और यहाँ पे एक डायमीटर होल का था, एक यहाँ पे डायमीटर होल का था, टोटल विड्थ ऑफ फ्लेंज था। तो जाहिर सी बात है विड्थ ऑफ फ्लेंज में से एक ये वाला डायमीटर घटाना पड़ेगा और एक ये वाला डायमीटर घटाना पड़ेगा, तो विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस 2d, और चूंकि यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमको पता है TF की वैल्यू है, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज से मल्टीप्लाई कर दिए तो A1 निकल गया। अब आपको बता दो कि टोटल जो आपका विड्थ है, टोटल जो विड्थ है आपका यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो आप इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हो ना, तो इसको क्यों कैलकुलेट करोगे अब, तो टोटल विड्थ में से आप थिकनेस ऑफ फ्लेंज को घटाओगे तो यहाँ तक का लेंथ निकल जाएगा ना। अब आप इसको, इसका थिकनेस पता है, थिकनेस ऑफ वेव आपको पता है, तो क्या करोगे, टोटल B में से ये वाला पार्ट घटा दोगे और थिकनेस ऑफ फ्लेंज से मल्टीप्लाई कर दोगे, थिकनेस ऑफ वेव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका A2 का पार्ट निकल जाएगा। तो थिकनेस विड्थ टोटल है, इसमें से ये वाला पार्ट हम घटा दिए, थिकनेस ऑफ फ्लेंज वाला पार्ट, और इनटू थिकनेस ऑफ वेव से, मतलब ये वाला जो थिकनेस ऑफ वेव है इसे हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो A2 की वैल्यू निकल गई। जस्ट एज ए रेक्टेंगल है, विड्थ इनटू डेप्थ करना है, तो यहाँ पे डेप्थ का वैल्यू थिकनेस ऑफ वेव है और विड्थ का वैल्यू टोटल B माइनस थिकनेस ऑफ फ्लेंज घटा देंगे, तो ये वाला पार्ट जो बचेगा इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा A2 की वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन को करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, बस चीज़ों को समझते चलना है कि कैसे करना। यहाँ पे यही है कि नेट एरिया हमको निकालना है, तो नेट एरिया कैसे निकालते थे स्टूडेंट, पहले हम लोग टोटल जो हमारा एरिया था उसमें से क्या करते थे, हमारा जो होल का एरिया है, मतलब हमारे जो रिवेटेड वाला पार्ट है उसको घटा देना है हमको, और चूंकि यहाँ पे गसेट प्लेट से कनेक्टेड है तो कुछ पार्ट रिडक्शन फैक्टर भी होता है, तो रिडक्शन फैक्टर कितना लेते हैं ये मैंने आपको भी बता दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे हम करेंगे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस आपको समझना है कि किस तरीके से हम A1 और A2 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपने समझा होगा अभी तक। नेक्स्ट जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी इसके बारे में डिटेल्स हम क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसलिए क्योंकि अभी पहले आप इनिशिएट कर रहे हो, पहले अभी आपने ऐसा प्रॉब्लम किया नहीं है, तो आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, बट जैसे ही मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा आपकी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ओके। फॉर डबल एंगल और टी प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ गसेट प्लेट और टू ईच साइड ऑफ ए रॉड सेक्शन कैरिंग डायरेक्ट टेंशन। अब देखिए, पहले कराया था कि एक साइड में एंगल सेक्शन था, दूसरा बार कराया कि एक साइड में 2 एंगल सेक्शन बैक टू बैक यूज किया गया है और एक टी सेक्शन का केस कराएं, और अभी हम करने जा रहे हैं कि एक मान लो एक हमारा गसेट प्लेट है, अब गसेट प्लेट के दोनों साइड में हमारा एंगल सेक्शन है। पहले आप टर्म को सुनते चलो, बाकी हम है ना सब करा देंगे। बाकी इधर में एक क्या है, एंगल सेक्शन है, और इधर में एक एंगल सेक्शन है, इस तरीके से किया जा रहा है। अब इस केसेस में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी मैं सिंपल सा चीज़ बताऊंगा, और रेस्ट जब मैं क्वेश्चन करूंगा न्यूमेरिकल तो वहाँ ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि आपको जितना ग्रॉस एरिया है, क्या करना है, जितना ग्रॉस एरिया है उसमें से डिडक्शन फॉर होल कर देना है, ठीक है। अब देखो AG माइनस, ये एक्चुअली में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, AG माइनस D यहाँ पे होगा, तब ब्रैकेट ऑन होगा T के साथ में,
है ना, टी बाहर में है, ठीक है, 2 इंटू एजे माइनस डी इंटू टी, ये होगा, ठीक है। तो देखिए ग्रॉस एरिया में से हम लोग डिडक्शन फॉर होल कर देंगे तो जो हमारा बचेगा वो नेट एरिया होगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस केस को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यही केस है ये, देखिए ये है ना, ये गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट के एक साइड में यहाँ पे एंगल सेक्शन है और एक दूसरे साइड में एंगल सेक्शन है। इस केस में किस तरीके से करते हैं, तो टोटल हमारा जो ग्रॉस एरिया होगा उसमें से हम लोग क्या करते हैं, होल का जो डायमीटर का जो होल का एरिया होता है उसको घटा देते हैं, ठीक। उसी तरीके से टी सेक्शन अपोजिट, एक टी सेक्शन इधर में है और एक टी सेक्शन इधर में है, तो ठीक उसी तरीके से ग्रॉस एरिया में से हम लोग क्या करते हैं, उसको होल का जो एरिया है ये वाला पार्ट हम उसको घटा देते हैं, तो हमारा नेट एरिया निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस अभी समझ